प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीएस सिकरवार नेशनल रैंकर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रबंध के प्राथमिक कार्य जिसमें हमने देखा पहला नियोजन, दूसरा संगठन। प्रबंध का तीसरा जो मुख्य कार्य है वो नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। कुंटेज और डोनेल के अनुसार नियुक्तिकरण से संबंधित प्रबंधकीय कार्य में उचित और प्रभावी चयन, मूल्यांकन और विकास प्रक्रिया के जरिए संगठनात्मक संरचना में व्यक्ति की नियुक्ति करना शामिल है, जिससे कि संरचना में तय की भूमिकाओं की पूर्ति हो सके। देखो बेटा, सबसे पहला काम होता है नियोजन, जो मैंने आपको बताया कि योजना बनाना। दूसरा, लोगों का एक समूह जो मिलजुल कर काम करते हैं, जिसमें आप काम को बांट देते हैं और उससे काम आसान हो जाता है और अच्छे तरीके से संपन्न होता है, वो समूह संगठन कहलाता है। प्रबंध का तीसरा जो काम होता है वो नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण का मतलब जैसे जैसे संस्था बढ़ती है हमें अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो एक ऐसा विभाग होता है जो निरंतर कर्मचारियों की भर्ती करना, उनका चयन करना, रिटायरमेंट करना, कर्मचारियों से संबंधित, वेतन से संबंधित, उनके काम के मूल्यांकन से संबंधित समस्त कार्य को करता है। ऐसा विभाग, ऐसा कार्य नियुक्तिकरण कहलाता है। नियुक्तिकरण का मतलब होता है योग्य पद के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना, संस्था के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना, स्टाफिंग, स्टाफ को बढ़ाना। स्टाफ मतलब काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो निम्न स्तर के हो, मध्य स्तर के हो या उच्च स्तर के हो। जैसे जैसे कर्मचारियों की आप भर्ती करते हैं, योग्य पद के लिए योग्य व्यक्ति को आप नियुक्ति करते हैं, उसे ही नियुक्तिकरण कहा जाता है। और यह प्रबंध का प्रमुख कार्य है, क्योंकि संस्था के अंदर कर्मचारियों के बगैर आपका काम हो नहीं सकता। तो संस्था में कर्मचारियों का आना जाना चला रहता है, कभी कोई कर्मचारी चला जाता है, कभी नए कर्मचारी आते हैं। तो निरंतर कर्मचारियों की पूर्ति करना, जो जाने वाले कर्मचारियों का जो है हिसाब करना, उनसे संबंधित सारे काम करना, ये नियुक्तिकरण कहलाता है। तो ये प्रबंध का तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला जो कार्य है निर्देशन। निर्देशन का संबंध उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा प्रबंध अपने अधीन कर्मचारियों को प्रभावित करता है। निर्देशन, डायरेक्शन, यह प्रबंध का चौथा कार्य है। निर्देशन का मतलब होता है निर्देश देना, डायरेक्शन देना, दिशा दिखाना कि कौन सा काम कैसे करना है। किसी भी संस्था के अंतर्गत उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन किया जाता है कि काम को कैसे करना है, और जो मार्गदर्शन उन्हें किया जा रहा है उसे ही निर्देशन कहते हैं। उनके निर्देश के अनुसार कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी को केवल निर्देश की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, और यह निर्देशन उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा निम्न स्तर के अधिकारी को दिया जाता है, ताकि वह सुव्यवस्थित रूप से, निसंकोच, बिना किसी समस्या के अपने काम को वो संपन्न कर सके, जिससे संस्था को उसका लाभ मिल सके। निर्देशन के पश्चात प्रबंध का जो अंतिम कार्य है वह है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। नियंत्रण यह निर्णय करने की प्रक्रिया है कि कार्य योजना अनुसार किया जा रहा है या नहीं, उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उपयुक्त प्रगति हो रही है या नहीं, और यदि कोई विचलन दिखाई देता है तो उसको सुधारने की आवश्यकता के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। ये विचार प्रोफेसर थियो हैमन के हैं। नियंत्रण, कंट्रोलिंग। पहला काम नियोजन और अंतिम काम नियंत्रण। प्लानिंग बनाना आसान है, कल्पनाएं करना बहुत आसान है, लेकिन वो प्लानिंग सफल कब होती है? जब आप उस योजना के अनुसार अपना कार्य करते हैं। तो नियंत्रण का मतलब होता है
किसी भी संस्था के अंतर्गत नियम और अनुशासन के अंदर रह करके काम करना, नियमों का पालन करना, उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जो निर्देश दिए उनको पूरा करना, यही नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का मतलब होता है कि जो हमने सोच रखा है, जो योजना हमने बनाई है, क्या उसी योजना के अनुसार काम हो रहा है, इसको देखना, उससे मिलान करना कि हमारा वास्तविक कार्य क्या है और योजना के अनुसार कार्य क्या है। अगर दोनों में अंतर आता है तो उस अंतर को विचलन कहा जाता है। उस अंतर को विचलन बोलते हैं। अंतर को ज्ञात करना और उसको दूर कर देना, बस यही नियंत्रण है। नियंत्रण का मतलब होता है ऐसी कार्यवाही जो तुरंत की जाती है, देखा जाता है, और नियोजन की सफलता का आधार ही नियंत्रण होता है। किसी भी संस्था का जो प्रबंध है वह तभी सफल होता है जब नियंत्रण बहुत अच्छे से हो। नियंत्रण दो तरीके से होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक वो होता है जो नियंत्रण करता है पर सकारात्मक तरीके से करता है। कोई गलती होती है, उसे ढूंढा जाता है, तुरंत दूर करके उसे सही कर दिया जाता है। और दूसरा होता है अनुशासन का नियंत्रण, ऋणात्मक भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी काट लेना, उन्हें दंडित करना, अपमानित करना, ये नकारात्मक नियंत्रण होता है। इसको सामान्यतः कर्मचारी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अतः नियंत्रण तो जरूरी है, क्योंकि नियंत्रण अगर नहीं होगा तो काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए समय में काम हो, समय पर कर्मचारी आ रहे हैं नहीं, समय पर जो मटेरियल का प्रयोग हो रहा है नहीं, वेस्टेज तो हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करना, और हो रहा हो कोई कमी दिख रही हो उसको तुरंत दूर करना, यही नियंत्रण कहलाता है। तभी संस्था की सफलता उस पर निर्भर करती है। तो बेटा ये प्रबंध के प्रमुख कार्य है: नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। इस प्रकार ये प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, जिसमें से एग्जाम में कोई सा भी पर्टिकुलर को एक पॉइंट पूछा जा सकता है या कोई भी 3 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। प्रबंध का जो महत्व है, प्रबंध के जो कार्य हैं, उन कार्यों में हमने देखा कि अंतिम कार्य नियंत्रण होता है, पर प्रबंध के कार्यों में एक और कार्य होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, उसको बोलते हैं समन्वय। समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। मैनेजमेंट के अंतर्गत हर क्षेत्र में मैनेजमेंट किया जाता है, उत्पादन में, क्रय में, विक्रय में, वित्तीय प्रबंध है, कर्मचारियों का है, सभी प्रबंध किए जाते हैं। तो प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों में, सभी विभागों में, निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर के कर्मचारियों में, सभी व्यक्तियों में आपस में तालमेल बिठाना, सभी विभागों का आपस में एडजस्टमेंट स्टैब्लिश करना, ताकि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, इसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब संस्था के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच तालमेल बिठाना, एडजस्टमेंट बिठाना, ताकि वो संस्था के नियमों के अनुसार काम कर सके, उसे ही समन्वय कहते हैं, उसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन के जो प्रमुख तत्व हैं, जिसमें शामिल किया जाता है, पहला एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों, विभागों की क्षमता, आवश्यकता, योग्यता में अंतर होता है, और एकीकरण के द्वारा इन सभी असंबंधित गतिविधियों में एकता स्थापित की जाती है। सब अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, पर सभी के काम को आपस में लिंक बना करके, उनके बीच एडजस्टमेंट बिठा करके उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो पहला, सबके बीच एकीकरण करना, एडजस्टमेंट स्टैब्लिश करना। इक्विलिब्रियम दूसरा तत्व होता है, जिसको हम बोलते हैं संतुलन। संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों, विभागों में प्रभावी संतुलन स्थापित करना समन्वय का प्रमुख तत्व होता है। प्रत्येक तत्व न तो अधिक हो न ही कम, अपितु अनुकूल होना चाहिए। मतलब सभी विभागों में संतुलन होना चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, सब में बैलेंस मेंटेन करके रखने का काम
कोऑर्डिनेशन का होता है। और समय निर्धारित करना, समन्वय के इस तत्व के अधीन सभी अनुसूचित क्रियाकलापों को निर्धारित समय सीमा के अधीन पूरा कर लेना अनिवार्य होता है, ताकि गतिविधियों में विलंब के कारण परिचालन प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। अर्थात जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंतर्गत सभी क्रियाओं को पूरा कर लिया जाए। और एक सीक्वेंस बनाना, समन्वय के इस तत्व के अंतर्गत जितनी भी जो उपक्रम की क्रियाएं होती है सबका एक सीक्वेंस होना चाहिए, किसके बाद कौन सी प्रक्रिया करना है, किसके बाद कौन सी, और सभी के बीच आपस में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। इसके पश्चात सामान्य उद्देश्य की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। और समन्वय की जो प्रकृति है, विशेषताएं, अभी हमने उसके तत्व देखें, अब ये इसकी विशेषताएं हैं कि समन्वय की क्या प्रकृति है, क्या उसका जो है नेचर है। पहला, समन्वय सामूहिक कार्य में एकात्मकता लाना होता है, अर्थात जो भी अलग अलग गतिविधियां चल रही होती है सबके बीच कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है। दूसरा, समन्वय एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सभी स्तर के बीच आपस में तालमेल बना के रखती है। इसके पश्चात अगली इसकी विशेषता है, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। 3 लेवल होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। ये सभी के दायित्व का निर्धारण करता है, अर्थात सभी ने अपने अपने दायित्व निभाए हैं या नहीं, और सभी का आपस में एडजस्टमेंट एस्टेब्लिश करने का काम होता है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का समन्वय जरूरी होता है, अर्थात संस्था के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी दोनों घटक होते हैं। इन सभी के बीच में प्रॉपर एडजस्टमेंट करने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है। और प्रबंध का सार है समरी ऑफ मैनेजमेंट। उपक्रम के सभी कार्य समन्वय से ही पूर्ण होते हैं, अतः यह कहा जाता है कि समन्वय प्रबंध का सार है। बिना समन्वय के किसी भी कार्य को सफलता नहीं दिलाई जा सकती। जब तक सभी कर्मचारी आपस में मिलजुल करके बराबर काम नहीं करेंगे, जिस किसी का भी काम अधूरा हो जाएगा, जिसका भी काम में त्रुटि हो जाएगी, वो हमारे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा। अर्थात सभी कर्मचारी आपस में अपने अपने उत्तरदायित्व को सही समय पर निर्वाह करें तो संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। अर्थात ये जो है प्रबंध का एक सारांश है, एक समरी है। और समन्वय सोचा समझा कार्य है, अर्थात समन्वय स्वतः स्थापित नहीं हो जाता, इसे सोच समझ कर लागू किया जाता है। क्योंकि काम करने वाले तो सभी व्यक्ति अलग अलग है, सभी के विचार अलग है, काम अलग अलग बटा हुआ है। तो आपको पहले से ही इस प्रकार काम को सौंपना पड़ेगा कि कौन सा काम किससे संबंधित है, किसके बाद किसका सीक्वेंस आता है, किस काम से कौन सा काम प्रभावित होगा। ये सोच समझकर बनाई गई एक योजना होती है जिससे प्रबंध की सफलता निर्भर करती है। थैंक यू।